हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंप्लीट सर्कल वेल्थ के गुरमीत चड्ढा साहब। गुरमीत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। कैसे देख रहे हैं बाजार के मूड माहौल को? थोड़ी पॉजिटिविटी तो लौटती हुई दिख रही है। क्या लग रहा है सर, वर्स्ट इज बिहाइंड अस? अब जो पुराने लेवल्स दिख गए 24,400 के आसपास, वो जल्दी से नहीं दिखेंगे, ये मानना ठीक है या जल्दबाजी? आनंद जी, काफ़ी पॉजिटिव अंडरटोन है पिछले 8-9 दिन में। अगर आप फ़रवरी से देखें तो अगर आप इनकम टैक्स कट लें, आरबीआई के जो पॉलिसी मेजर्स हैं, लोअर इंटरेस्ट रेट का जो इफ़ेक्टिव इम्पैक्ट आएगा ईएमआईज़ पे, जीएसटी कट्स हैं, लगभग-लगभग 3 लाख, साढ़े 3 लाख करोड़ का ये ओवरऑल स्टिमुलस है, आनंद जी, जो जो बाज़ार को रिवाइव करेगा और एक बड़ा पिवट हुआ है। गवर्नमेंट का पूरा फ़ोकस कैपेक्स पे था क्योंकि कोविड के बाद, जो कि ज़रूरी भी था इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए। तो अभी एक पिवट है कि आपको प्राइवेट कैपेक्स जो है पीएलआई से उतना नहीं बढ़ा है, तो डिमांड ड्रिवन होगा तो प्राइवेट कैपेक्स बढ़ेगा। कल वित्त मंत्री ने भी सारी इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट करी है और अपील करी है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाएँ और कॉन्फिडेंटली बढ़ाएँ। तो आई थिंक एक जो पिवट होगा वो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और आप देखिए पिछले सितंबर में अर्निंग भी एनर्जी 3% रह गई थी जब जीडीपी 5% आ गया था। फिर उसके बाद थोड़ा बेटर हुआ 5-6%, और पिछला क्वार्टर करीबन 8-9% का आया है। तो एक बार जब अर्निंग ग्रोथ भी डबल डिजिट आएगी, तो मुझे लगता है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो अभी भी मेरे ख्याल इतने इतने पॉजिटिव नहीं है, और हालाँकि सेलिंग प्रेशर कम हुआ है, वो भी वापसी करेंगे। तो अब मैं कहूँगा सर अनिल जी कि काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। एक एक जब टैरिफ वाला मुद्दा जब फाइनली रिज़ॉल्व होगा, चंद हफ्तों में होता है, चंद महीने में होता है, वो हम देखेंगे। आई थिंक तब शायद आपको बड़ा अप्रूव दिखेगा, पर टोन पॉजिटिव है। कोई भी अगर डिप मार्केट में लगती है, स्पेशली कंजम्पशन साइड पे, फाइनेंशियल साइड पे, उस पे पॉजिटिव नज़रिया बनाना चाहिए और उस डिप पे बाय करना चाहिए। ओके, तो बिल्कुल, तो ये थोड़ा मूड माहौल पॉजिटिव होता तो दिखा। इकोनॉमी के मोर्चे पर जो कुछ भी अच्छे एक्शंस लिए गए हैं उसका असर दिखना शुरू हो रहा है। बाजार पर अभी से इकोनॉमी पर आने में वक्त लगेगा। लेकिन जो आपने कहा कि आखिरी बात जो बची है वो है टैरिफ को लेकर। अ, ट्रम्प साहब का भी थोड़ा दिल नरम तो हुआ है, ऐसा लग रहा है आजकल। थोड़ा अच्छा अच्छा बोलने लगे, हमें भरोसा कर लें? सर मन तो कर रहा है, बट जब वो कहते हैं कि जब हो जाएगा तब होएगा, तो मुझे लगता है, बट काफ़ी पॉज़िटिव हाँ। डेवलपमेंट्स हैं। जी, आप देखिए हम यूएस पे बहुत फ़ोकस करते हैं, जैसे अभी ताइवान से हमारा बात चल रहा है, उन्हें इंडिया का रेयर अर्थ चाहिए, और वो बदले में उसको उनको उनको ईवी और डिफेंस में हमसे सपोर्ट चाहिए, और बदले में वो हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी हमने देखा पीछे, अश्विनी वैष्णव जी ने बोला कि इंडिया 28 नैनोमीटर नहीं, 2 एनएमबी चिप्स बनाएगा जो एआरएम डिज़ाइन करेगा। तो मुझे ऐसे लगता है सेमीकंडक्टर में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, और जो हम छोटी-छोटी डील्स कर रहे हैं, यूके के साथ हुआ है, यूरोप के साथ हमारा शायद जल्दी क्लोज़र होगा, सऊदी मिडल ईस्ट में हमारा नॉन ऑयल रिलेटेड डील्स काफ़ी स्पीड पकड़ रहा है। तो कई बार कोई क्राइसिस एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ होता है, और आई थिंक ये क्राइसिस आया तो हमने जीएसटी कट देखा, और रिफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं, फोकस देखने को मिल रहा है। तो आएगा यूएस जब आएगा, बट बाकी चीज़ों को बाज़ार अभी इतना अटेंशन पे नहीं कर रहा है, और बहुत चीज़ें फंजिबल हैं, इमीडिएटली फंजिबल नहीं होंगी, जैसे श्रिम्प्स है, टेक्सटाइल्स हैं, यहाँ फंजिबिलिटी आ सकती है 3 से 6 महीने में। कुछ एक सेक्टर्स में समय लगेगा। तो यूएस टैरिफ ऑब्वियसली सबसे बड़ा है, बट और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हैं जो मुझे लगता है धीरे-धीरे आपको दिखना शुरू होंगे। 22 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तो मेरा जो सितंबर के नंबर्स हैं, जो ऑटो नंबर्स आएँगे, बैंक क्रेडिट के नंबर्स आएँगे, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा आएँगे, उन पे एक खास नज़र होगी। मेरे हिसाब से वो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। बाज़ार एक बार चाहेगा ड्यूरेबल अपट्रेंड देखने का। ठीक बात है। ऐसे में जो कुछ भी एफआईज की तरफ से बिकवाली है, थोड़ी कम तो होने के संकेत आए। जोर से पहले जितना बेच रहे थे उतना बेच रहे, हल्की फुल्की शॉर्ट भी काटी है। क्या लग रहा है सर, किस चीज़ का इनको इंतजार है? कब लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, तो कब? अनिल जी, सेलिंग इंटेंसिटी कम हुई है। मैं टेक्निकल इतने अच्छे नहीं ट्रैक करता, बट शॉर्ट्स भी कम हुए हैं। नेट शॉर्ट अब 86% है, 91-92% पहुँच गया था। आई थिंक एक जो चीज़ हुई है इंडिया में कि बाकी इमर्जिंग मार्केट में पहली बार ऐसा हो रहा है, मैं 20 साल में बाज़ार में हूँ, कि इमर्जिंग मार्केट बास्केट में बाज़ार भारत का 30-35% का अंडर परफॉर्मेंस है। आप कोरिया, चाइना का मार्केट देखेंगे तो आई थिंक एक रिलेटिव अट्रैक्शन उनको दिखा जब अर्निंग स्लो डाउन हुआ लास्ट ईयर, और प्लस हमने कैपिटल गेन टैक्स भी बढ़ाया। मुझे लगता है उसका टाइमिंग ठीक नहीं था। कंबाइंड विद आप अगर पोस्ट टैक्स, पोस्ट डॉलर रिटर्न देखेंगे, तो इंडिया का 30-35% का अंडर परफॉर्मेंस है। एक बार जब अर्निंग ग्रोथ आएगा, एक बार 12-13% का अर्निंग ग्रोथ आ जाए अगले
क्वार्टर में आए तो बहुत अच्छा है। हालाँकि मुझे लगता है कि जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की अर्निंग्स है, जनवरी वाली, वहाँ शायद आपको हेल्दी डबल डिजिट अर्निंग्स देखने को मिलेगा। तो आपका जो पेग है, जो हम पीई को डिवाइड करते हैं ईपीएस से, वो 2 के नीचे आता है। तो मुझे लगता है ड्यूरेबल वापसी तब होगी, बट सेलिंग इंटेंसिटी कम होगी। फॉर द टाइम बीइंग हम तो बस ये चाहेंगे कि सेलिंग कम हो। और ये दूसरा हमें जो ट्रिगर एनर्जी बॉन्ड यील्ड यूएस में 4 के नीचे आ गई है। और एक बार अगर बाकी मार्केट्स में यूके, जापान में भी यील्ड अगर सॉफ्ट होती है, तो इसका भी आपको इमर्जिंग मार्केट पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तब और फेड ने भी रेट कट किया है और पिवट किया है। तो मुझे लगता है फ्लोज लौटेंगे इमर्जिंग मार्केट में। क्वेश्चन ये है कि कितना लौटेंगे? ठीक बात है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब गुरमीत सर, एक एक मात्र आखिरी चिंता जो खाली हमारे बाजार से जुड़ी, वो नतीजों की आपने थोड़ा संकेत तो दिया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इस तिमाही के नतीजों से ज़्यादा उम्मीद न रखें? और क्या ऐसा मैनेजमेंट से सुनने को मिल सकता है कि बचे हुए 6 महीने इस वित्त वर्ष के काफ़ी मजबूत होंगे और इतना भरोसा काफ़ी है बाजार के लिए? हाँ, अनिल जी, कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि अर्निंग मुझे नहीं लगता है कि 13-14% सडनली आ जाएगी। पिछले क्वार्टर 8.5 थी, आई थिंक बेस्ट केस शायद 10 आएगी, 11 आएगी, लेकिन 10-11 भी आई तो एक इंडिकेशन है कि सीक्वेंशियली इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो आई थिंक बाजार उसमें लेगा। मेरे हिसाब से 2-3 सेक्टर्स का अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। बैंकिंग का मुझे लगता है अच्छा करना ज़रूरी है। काफ़ी वेट है निफ्टी में फाइनेंशियल्स का। सेकंड, मुझे लगता है जो कंजम्पशन में तेज़ी आई है, कुछ हद तक उसे कमेंट्री और नंबर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऑटो स्टॉक्स आप देखिए, ड्यूरेबल्स देखिए, किचन अप्लायंसेस देखिए, एक तेजी है मार्केट। और अनिल जी, वन थर्ड मार्केट तो चला ही नहीं है। अगर आप रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई देखें और अगर आईटी ऐड करें तो 40% मार्केट तो अभी चला ही नहीं है। और वहां पे मुझे लगता है अर्निंग का इम्पैक्ट आएगा। एक चीज जो मुझे लग रही है, जो हमें पोर्टफोलियो में चेंज करने की जरूरत है एज एन इन्वेस्टर, वो ये है कि एक बड़ा डिस्रप्शन हो रहा है न्यू एज बिजनेसेस में। आप देखिए, 40 साल पुराना बिज़नेस है एवेन्यू सुपरमार्ट, उनके प्रमोटर ने इटर्नल में शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। आई थिंक टॉप 10 शेयर होल्डर्स में आ गए हैं, 20 शेयर होल्डर्स में आ गए हैं। इंटेल 10 साल पहले $140 बिलियन की कंपनी होती थी, एनवीडिया शायद 10 बिलियन भी नहीं थी। आज एनवीडिया इंटेल में इन्वेस्ट कर रहा है। तो जो न्यू एज बिज़नेसेस हैं, जहाँ पे ग्रोथ बहुत तेज़ है, 30-40% ग्रोथ इस मार्केट में भी देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी पे हम डिबेट कर सकते हैं। वहाँ का एक फोकस बनाना सेमीकंडक्टर साइड, डेटा सेंटर्स टाइप्स, क्विक कॉमर्स में, प्लेटफ़ॉर्म प्ले में बहुत ज़रूरी हो गया है। वर्ल्ड बहुत तेज़ी से बदल रहा है, तो आपके पोर्टफ़ोलियो में वो ट्रेंड दिखना कुछ पार्ट पोर्टफ़ोलियो के बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक बात है, ये ऐसे होना ही चाहिए, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। तो कहीं न कहीं पोर्टफोलियो में बदलाव कुछ आपने बताया, कुछ और बताएं सर, किस तरह के सेक्टर्स इस वक्त आपको पसंद आ रहे हैं? एक और जहाँ घरेलू सेक्टर्स हैं, स्टोरी आपको मजबूत दिखती है, दूसरी ओर टैरिफ वाले की, जिस दिन टैरिफ का मामला सुलझेगा ये भी दौड़ सकते हैं, तो कैसे बनाएं पोर्टफोलियो फिर? बिल्कुल, और मुझे लगता है टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है, पहले उनसे स्टार्ट करता हूँ जो बिल्कुल आउट ऑफ फेवर है। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है जी, मुझे लगता है बहुत तेज़ी आ सकती है यहाँ पे। जैसा मैंने बोला, 3 से 6 महीने में टैरिफ भी रिज़ॉल्व हो सकता है और भारत और मार्केट्स भी एक्सप्लोर करेगा, मिडल ईस्ट हो, ईयू हो, हमारे एफटीएस भी हो रहे हैं और वैल्यूएशंस बहुत रीज़नेबल हो गए हैं। तो हमारे पोर्टफोलियो में गोकुलदास है, केपीआर मिल्स है, हम काफ़ी काफ़ी टेक्सटाइल स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं। आईटी सर्विसेज़ को मुझे लगता है कि नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब एआई का इम्प्लीमेंटेशन फेज़ आएगा, तब मुझे लगता है आईटी सर्विसेज ज़ोर से कमबैक कर सकते हैं और मेरे हिसाब से उनको राइट ऑफ करना बहुत जल्दबाज़ी होगी। और फ्री कैश फ्लो यील्ड बहुत अच्छी है, 5-6% की, वैल्यूएशंस रीज़नेबल हैं। तो आप सिलेक्टिवली जहाँ पे सर्विसेज कम है और आईपी और प्रोडक्ट रिलेटेड प्ले ज़्यादा है, जैसे परसिस्टेंट है, कोफोर्ज है, केपीआईटी है, लार्ज कैप में एचसीएल है, थोड़ा पोर्टफोलियो में वेटेज इनका रखना ज़रूरी है। ओवरवेट मत होइए, बट बिल्कुल इग्नोर मत करिए। और तीसरा पॉकेट एनर्जी मुझे लगता है कंजम्पशन में ऑटो सरप्राइज़ कर सकता है। और डिस्पाइट द मूव, क्योंकि अभी मैं मारुति की कमेंट्री सुन रहा था, वो स्मॉल कार सेगमेंट में कह रहे हैं जो -6% से ग्रो हुई है, वो इस साल +10% हो सकती है और बहुत सारे फर्स्ट टाइम बायर्स आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रॉडर इकोनॉमी के लिए भी कि जो फर्स्ट टाइम बायर है वो रियल इकोनॉमी है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनकी वापसी हो सकती है। एमएनएम ने का बुकिंग्स जो मैंने चैनल चेक किए हैं, बहुत सॉलिड है क्योंकि उन्होंने जीएसटी कट इमीडिएट किया था। तो ये सरप्राइज़ कर सकता है। तो मुझे लगता है अभी आप देखिए टू व्हीलर में अब हम वो नंबर पे पहुँचे हैं जो हम कोविड में करते थे। तो मुझे लगता है ऑटो एक बहुत सरप्राइज़ पैकेज हो सकता है और ओवरऑल कंजम्पशन थीम जहाँ पे मुझे लगता है हमें ओवरवेट होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके सारे के सारे निवेश करने के लिहाज से। एक और चीज़, क्या एसेट एलोकेशन के लिहाज से भी आपको लगता है कि एक तरफ इक्विटी के साथ साथ गोल्ड और फिक्स इनकम यानी कि डेट इनकम मिक्स होना चाहिए, या किस तरह से इस वक्त अप्रोच करें, ये जरा समझाएं सर।
अनिल जी, मेरा ये मानना है कि हमें कमोडिटी का एक अच्छी साइकिल मिलेगी अगले 3-4 साल, क्योंकि ये रिवर्स हो रहा है ग्लोबलाइज़ेशन का। हर कंट्री अपने रेयर अर्थ, अपनी कमोडिटीज़, एसेंशियल मिनरल्स पे फ़ोकस कर रहा है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाह रहा है, डिपेंडेंस कम करना चाह रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन में। हमारा अपना जो एनर्जी का मिक्स है, हमारे इम्पोर्ट बिल में कम होता जा रहा है। सर्विसेज़ का, जीसीसी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का बढ़ता जा रहा है। तो ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि कमोडिटीज़, गोल्ड, सिल्वर और जो एसेंशियल है 10-15% आपको होना चाहिए पोर्टफोलियो पे। हालाँकि आपको एक करेक्शन भी मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही रिस्क ऑफ होगा, कोई ट्रेड डील हुई, टैरिफ इश्यूज़ रिज़ॉल्व हुए, तो एक रिस्क ऑफ ट्रेड में हो सकता है 10-15%, 20% करेक्शन भी आए, क्योंकि 40-50% बढ़ा है। तो गोल्ड, सिल्वर और एसेंशियल कमोडिटी आप 10-15% पोर्टफोलियो में रख सकते हैं लंबे समय में। और एक मुझे लगता है कहीं न कहीं ट्रस्ट फैक्टर डॉलर पे कम हुआ है। तो रिज़र्व करेंसी में ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, और जब वो कम होता है तो सेंट्रल बैंक्स के पास चारा नहीं होता है डाइवर्सिफिकेशन के अलावा। चाइना आप देखिए रिकॉर्ड बाइंग कर रहा है गोल्ड की, आरबीआई ने भी रैंप अप किया है गोल्ड, तो सब अक्रॉस गोल्ड की बाइंग बढ़ रही है। और दूसरा देखिए सिल्वर, ऑल्सो आप देखिए सऊदी ने इंक्लूड किया है अपने फॉरेक्स रिजर्व में, और सिल्वर की एक खास बात है उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो ईवी में, सेमीकंडक्टर में, सोलर पैनल में, जो न्यू एज ग्रोइंग बिजनेसेस में एप्लीकेशन बढ़ता है। और अभी कॉपर का बाय प्रोडक्ट है, सिल्वर माइनिंग पे भी अब फोकस बढ़ रहा है क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। तो 10-15% वेटेज रखिए, अभी शायद आप 5% से स्टार्ट करिए, और जब कोई अच्छा आपको प्राइस एक्शन मिले, जब रिस्क ऑफ ट्रेड आए, तो थोड़ा-सा वेटेज बढ़ा सकते हैं। एक मल्टी एसेट फंड्स भी आते हैं, उसका रूट भी ले सकते हैं। और बॉन्ड को भी इग्नोर मत करिए। 10 ईयर G-Sec 6.5 है एनर्जी, मुझे लगता है 6 के आस-पास आएगा। जैसे-जैसे यूएस में ब्याज दर भी कम होंगी, आरबीआई भी कुछ और रेट कट करेगा। अगर आप 50, 60, 70 पैसा का मार्केट का इम्पैक्ट देखेंगे, तो 4-5% का होगा बॉन्ड में। मतलब आप डबल डिजिट रिटर्न बॉन्ड्स में भी बना सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि 70-30, 70 इक्विटी, 15 बॉन्ड, 10-15 कमोडिटी, अच्छा एसेट एलोकेशन। ओके, परफेक्ट। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक बेहतरीन पोर्टफोलियो एलोकेशन, जिससे आपको हर एक इक्विटी, कमोडिटी और साथ ही डेट की तेजी का फायदा मिल सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत सर, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन के बारे में हमारे दर्शकों को अपनी राय और सलाह दी, मार्गदर्शन दिया। थैंक यू सो मच सर।